हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर मास। ये आयनिक कंपाउंड से पहले एक टॉपिक पेंडिंग रह गया था, उसमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसी कंपाउंड का। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, पीछे हमने जो मास किया था, जैसे कि उसको कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया था 1/2, जिसको हमने 1U के इक्विवेलेंट माना था, वो हमने सिंगल एलिमेंट का लिया था। सिंगल एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन का H का ही लिया हमने, सिंपल 1U। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है, सिंपल H है। जैसे ऑक्सीजन सिंपल है 16U, क्लियर। नाइट्रोजन है जैसे 14U। ये सिंपल एलिमेंट्स, हमने इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं ली है, क्योंकि हाइड्रोजन हमें एक्चुअल में H2 की फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन हमें O2 की फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन हमें N2 की फॉर्म में मिलता है। इनका मास हमने नहीं निकाला है, हमने सिर्फ एक एलिमेंट्स का ही मास यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। आज हम जो करने जा रहे हैं, इनकी मॉलिक्यूल फॉर्म का मास कैसे निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का? वो रिलेटिव मास होता है मॉलिक्यूल का, कंप्लीट मॉलिक्यूल का रिलेटिव मास, जो कि कंपेयर किया गया है उसी से मास ऑफ कार्बन 12 के एटम से कंपेयर किया गया है, उसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर मास। या हम ये भी कह सकते हैं, हमने कोई मॉलिक्यूल अगर लिया है, मैं यहाँ कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मॉलिक्यूल लिया है, वो कितने टाइम्स लिया है, और वो जितने टाइम्स लिया है वो 1U का उतने ही टाइम्स हो जाएगा। या ये कह लीजिए कार्बन 12 के एक 1/12 का उतने ही टाइम्स हो जाएगा, क्लियर। अब कैलकुलेशन जो हमें करनी है मॉलिक्यूलर मास की, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास इक्वल होता है, इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स, मास सम ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में वो प्रेजेंट हो, उसका हमें टोटल मास निकालना है, क्लियर। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का मास 1U होता है, एटॉमिक मास एक एलिमेंट का। अब यहाँ पर, या एक एटम का कह लीजिए, H2 का कंप्लीट निकालना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 × 1U, तो कितना हो गया 2U। अब इसका एटॉमिक मास कितना है 2U। इस मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास 2U है, यानी ये C/C12 × 1/2 का कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, क्लियर है। ऐसे ही अगर हमें कंपाउंड का निकालना हो तो H2O, या कह लीजिए ये कंपाउंड या वाटर के एक मॉलिक्यूल का, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो H2 × H + 1 × O। तो H का कितना होता है 1U, O का कितना होता है 16U, तो 2U + 16U, दैट इज 18U। आप ये भी कह सकते हो 1U का 18 टाइम्स हो चुका है, क्लियर। तो सिंपल सा फार्मूला है, हमको जो मास जितने एटम दिए हुए हैं उनको मल्टीप्लिकेशन में करके टोटल मास को ऐड करना है। और पेपर के अंदर आपको 1 एटम का मास गिवन मिलेगा कि 1 एटम का मास कितना है, वो पेपर के अंदर आपको गिवन होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, एक फार्मूला दे दिया हमें H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोला जाता है, पेपर में यहाँ आपको मिलेगा H 1U है, S यहाँ पर 13U है, O 16U है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, या 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ हमें मास निकालना है, क्लियर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 × H + 1 × S + 4 × O, तो 2 × H का कितना 1U, S का 32U, ऑक्सीजन का 16U,
क्लियर है? जितना मास गिवन है हमें उनको लिख देना है। तो 2 × 1u 2u प्लस 32u प्लस 64u, तो टोटल आ गया 98u। इस तरीके से हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसी भी मॉलिक्यूल का। क्लियर है? तो अब यहां क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो फॉर्मूला होता है, कोई भी फॉर्मूला होता है सब्सटेंस का, जैसे वाटर का हो गया H2O, H2SO4 हो गया, इस तरीके के जो फार्मूले होते हैं उन फार्मूले का सिग्निफिकेंस क्या है। पहला सिग्निफिकेंस क्या है, ये फार्मूला हमें किसी सब्सटेंस का नाम देता है। जैसे कि हम इसको नाम हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, इसको वाटर बोलते हैं, वैसे इसका नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड है। नॉर्मली अगर कॉमन नेम इसका वाटर है, वैसे साइंटिफिक नेम इसका हाइड्रोजन ऑक्साइड है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कितने मॉलिक्यूल है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, कंप्लीट मॉलिक्यूल ये सिंगल है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, इसके बाद 2, 3, 4 या कुछ होता है तो हम बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ हमने लिए हैं। ये फॉर्मूला ये भी रिप्रेजेंट करता है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है, वन मॉलिक्यूल, उसके अंदर 6.023 × 10⁻23 1 मोल कितने नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। 1 मोल, 1 मोल की जब बात की जाए, अगर 1 मोल आपसे पूछता है कि 1 मोल के अंदर कितने नंबर्स ऑफ एटम होंगे, 1 मोल एक क्वांटिटी है जो हमें ये बताएगी कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। 1 मोल अगर किसी का भी बताता है तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। 1 मोल मॉलिक्यूल्स का पूछता है तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? तो और साथ में यहाँ हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था आयनिक कंपाउंड का, उसके अंदर हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड। अब हमने आयंस के बारे में पढ़ा था, आयंस जो कि कैटायन और एनायन होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल और मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है आयनिक कंपाउंड, या ये कह लीजिए जो आयनिक कंपाउंड होता है उसमें नॉन मेटल और मेटल होते हैं, या एक कह लीजिए कि एक लूज करने वाला होता है, एक गेन करने वाला होता है। क्लियर? और हमेशा लेफ्ट साइड में मेटल आता है आयनिक कंपाउंड के, और राइट साइड में आता है नॉन मेटल। और ये एक दूसरे से, ये कोवलेंट बॉन्ड से, जैसे नॉन मेटल एक दूसरे कॉम्बिनेशन से बनते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है इनके बीच में। और जब मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है तो इनके बीच में होता है आयनिक बॉन्ड, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं इसको, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये चार्जेस की ट्रांसफर की वजह से बना है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं। और ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी इनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड से काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है अगर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो। और कॉम्बिनेशन हमेशा अगर एक लूज करने वाला है तो उसको एक गेन करने वाला ही चाहिए, यानी कोई 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरी साइड में 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला भी चाहिए। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला नहीं है तो हो सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को जो गेन कर सके वो ऐसे 2 एलिमेंट हमको चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे Na, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्लियर? 2, 8, 1। तो अब ऐसा एलिमेंट हमें चूज करना है नॉन मेटल जो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 287, ये 1 को गेन कर सकता, तो इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और इसको लिखते हैं NaCl, यानी हम 1 के कॉम्बिनेशन से बना है। अगर मैं बात करूं Mg की, मैग्नीशियम की, ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। अब हमें आगे ऐसा चाहिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को
गेन कर सकता हो। तो ऐसा कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 286 होता है। क्लियर? तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, फार्मूला हो गया MgO। हाँ, अगर ये चाहे कि ऑक्सीजन ना हो, क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन हो जाए, हमें पता है ये तो 2 लूज करेगा, क्लोरीन तो सिर्फ 1 ले सकता है, तो ऐसे ऐसे हम 2 क्लोरीन ले सकते हैं। एक इसके पास चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास, तो फार्मूला बन जाएगा MgCl2। Mg अकेला, क्लोरीन 2 आ गए। क्यों 2 आ गए? क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर हो गए ये पॉइंट? ये हमें देखना पड़ेगा कि सिंगल गेन करने वाला है या डबल गेन करने वाला है। अब यहाँ क्लोरीन सिंगल गेन करने वाला है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो हमें 2 क्लोरीन की जरूरत है, फार्मूला बन जाता है MgCl2। क्लियर हो गया? ऐसे बनता है आयनिक कंपाउंड्स। तो इसमें मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन रहेगा। मेटल हमेशा लेफ्ट साइड में आता है, नॉन मेटल हमेशा राइट साइड में आता है। और जो यूनिट अगर रिप्रेजेंट करनी है आयनिक कंपाउंड की, फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट का मतलब होता है कि NaCl, एक्चुअल में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब जो हम कोई भी कंपाउंड देखते हैं, आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl हो गया, नमक, हम उसका केवल एक अकेला NaCl तो देख नहीं सकते। नमक तो एक ऐसी अमाउंट में होता है कि जिसका हम वेट कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। जिसको देख सकते हैं उसके अंदर तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड मिलेंगे। अब मिलियंस ऑफ कंपाउंड का मतलब ये है उसके अंदर NaCl जैसे नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड्स है, एक अकेली यूनिट नहीं है NaCl जैसी बहुत सारी यूनिट है, उनके कॉम्बिनेशन से वो बना है। क्लियर है? अब इसमें फार्मूला मास, पीछे हमने मोलिकुलर फार्मूला पढ़ा था और मोलिकुलर मास निकाला था, वो मोलिक्यूल्स का मास था। और वो मोलिक्यूल्स कह लीजिए या कंपाउंड कह लीजिए, वो कौन से थे? वो कोवलेंट थे, कोवलेंट बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड, या आप कह सकते हो मोलिकुलर। और मोलिकुलर का ही हमने मास निकाला था। अब हम निकालने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड का मास। आयनिक कंपाउंड का मास निकालने का तरीका सेम ही है, जितने एटम्स दिए हुए हैं उन सभी के मास को हमें ऐड करना है। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन भी वही होगा। कंपैरिजन किसके साथ होगा? C12 यानी 1U के साथ। अब जैसे यहाँ हमें एक फार्मूला दे दिया गया है पोटेशियम कार्बोनेट। अब आपको मिलेगा कि पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 39U। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12U। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16U। अब इसका मास निकालना है, तो मास निकालने का हमारे पास वही तरीका है, 2 into K प्लस 1 into C प्लस 3 into O। तो K का मास 39, 2 into 39 प्लस C का मास 12, 1 into 12 प्लस 3 into 16, 78 प्लस 12 और प्लस 8, 8 to 10 और 8 18, 1 4 5 12 और 13, 138U। क्लियर? ये क्या है? फॉर्मूला मास किसका है? आयनिक कंपाउंड का। वो किसका था? मोलिकुलर का। फॉर्मूले में मास निकालने का तरीका सेम ही है, बस नेम अलग अलग है। नेम अलग अलग क्यों है? क्योंकि हमने जो किया पहले, इसमें हमने देखा कि दोनों ही नॉन मेटल है। क्लियर? हमने ये पढ़ा, इसमें भी दोनों नॉन मेटल है। अब हमने ये किया, अब हमें इसमें पता है एक मेटल और एक नॉन मेटल है। तो अब इसको देखकर हमें पता चल गया कि ये आयनिक कंपाउंड है और ये मोलिकुलर कंपाउंड है। क्लियर? तो कंपाउंड अलग अलग हो गए सिर्फ उनके एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से, बट मास निकालने का फॉर्मूला वो सेम ही रहेगा, वो चाहे आयनिक कंपाउंड हो, वो चाहे मोलिकुलर कंपाउंड हो। क्लियर? अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं केमिकल फॉर्मूले, कल के जो लेक्चर है वो मिस मत करना,
ये जो कल का लेक्चर है ये आपके 10th क्लास में जो फॉर्मूले आएंगे वहां डायरेक्ट फॉर्मूले आएंगे, वो बने कैसे हैं वो हम कल सीखते हैं। 9th क्लास बेस है केमिकल फॉर्मूले का बनने का। जैसे केमिकल फॉर्मूला है H2O हो गया, CO2 हो गया, ये कैसे बनते हैं, क्लियर। और इनके नेमिंग कैसे दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे नाम हुआ, हाइड्रोजन ऑक्साइड कैसे नाम हुआ, ये जो नेमिंग का प्रोसेस है ये हम कल करेंगे। तो कल का लेक्चर कोई मिस मत करना, और जो कल का लेक्चर मिस करेगा वो 10th क्लास में जो हम डायरेक्ट फॉर्मूले करेंगे उसका बेस खत्म हो जाएगा।